हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस राउंड 958 इफ 2 के चार क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्प्लिट द मल्टीसेट। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है स्प्लिट मल्टीसेट। अ मल्टीसेट इज अ सेट ऑफ नंबर इन विच देयर कैन बी इक्वल एलिमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ नंबर डज नॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 to 4, मतलब उसमें डुप्लीकेट नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, यू हैव अ मल्टीसेट S। इनिशियली द मल्टीसेट कंटेन ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर n, दैट इज S is equal to n. Additionally, there is a given positive integer k। एक k पॉजिटिव इंटीजर दिया। इन वन ऑपरेशन यू कैन सिलेक्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर u in S and remove one copy of u from S. Then insert no more than k positive integer into S so that the sum of all inserted integer is equal to u. Find the minimum number of operation to make S contain n1। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि n और k दिया हुआ है, मान लो ये 5 और 2 दिया हुआ है, और S में क्या कंटेन होगा, सिर्फ n एक ही नंबर कंटेन होगा जो 5 है। हमें क्या करना है, हर बार एक नंबर रिमूव करना है और उसमें हम सिर्फ k नंबर ऐड कर सकते हैं। तो हमने 5 रिमूव किया एंड उसमें k नंबर्स ऐड किया जिसका सम 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 3। सिमिलरली हमने सेकेंड टाइम 2 को रिमूव किया, देन के नंबर्स ऐड कर दिए 1 1 जिसका सम 2 के इक्वल है। ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट में हमें आउटपुट में क्या चाहिए, एन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इनिशियली हमें गिवन है कि हमारे पास एस जो है वो एन है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या इंट्यूशन आता है, सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है मेरा, कि ऑलवेज मेरा साइज कितना कितने से इंक्रीज होगा, हमेशा हर ऑपरेशन के बाद a-1 से, है ना। इतने से मेरा साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दो ऑपरेशन कर रहा हूँ। कौन कौन से? एक तो मैं रिमूव कर रहा हूँ इस एलिमेंट को, रिमूव वन एलिमेंट, है ना। रिमूव कर रहा हूँ वन एलिमेंट, और क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ एटमोस्ट के एलिमेंट, इसका सम कितना है, एन के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें मैं कितना एस के साइज में क्या डिफरेंस आएगा, a-1 का। क्यों? क्योंकि एक रिमूव यहाँ से एलिमेंट कर रहा हूँ, के एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो टोटल कितना होगा, k-1 एलिमेंट्स, है ना। इतने साइज का डिफरेंस आएगा हर बार मैं इसको जब घटाऊंगा, तो मतलब n को रिमूव किया, के एलिमेंट ऐड किए, टोटल k-1 मैंने इम्पैक्ट तो इसमें ऐड कर दिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास n-1 है ना, और हर बार मैं k-1 कर रहा हूँ, तो एटमोस्ट इतने ही ऑपरेशन करूंगा मैं, है ना। इतने ही ऑपरेशन करूंगा, इतने ही ऑपरेशन करूंगा मैं, तो यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। क्यों? देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई इसी में से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये 16 वाला लेते हैं, 16 एंड 4। ठीक है, 16 एंड 4, एन कितना है 16, ए कितना है 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट तक में ऐड करना है। ठीक है, और एक एलिमेंट मुझे रिमूव करना है 16। मुझे 16 रिमूव करके, मान लो मुझे एंड में क्या 1 1 1 1 बनाना है। मैंने क्या किया, k-1 k-1 ऐड कर दिया मैंने। अब मेरे पास कितना कितना ये कितना बच जाएगा, 3 मैंने ऐड कर दिया, है ना। टोटल सम होना चाहिए 16, 3 मैंने कर चुका, तो 13 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर फर्दर मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूँगा, अगर मैं फर्दर इसको ब्रेक डाउन करूँगा, तो ये 1 1 1 1 तो ऐसे ही रहेगा। फिर मैंने क्या है 13 को फिर 1 1 1 इतने ऑपरेशन में ब्रेक डाउन कर दिया, फिर क्या बचा 10, है ना। तो k-1 ऐसे कितने टाइम होगा, जब ये 1 तक होगा। तो मुझे क्या यहाँ से समझ में आ रहा है कि टोटल मेरे इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, है ना। हर टाइम मैं k-1 को कर रहा हूँ,
यहाँ पे क्या बच जाएगा ऐसे अगले टाइम, तो क्या डिफरेंस होगा, एन के माइनस वन, के माइनस वन, यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स, जो भी ये एक्स है माइनस ऑफ के माइनस वन, है ना, तो वो मतलब के माइनस वन के मल्टीपल में है। ठीक है, तो ये सिंपल सी मेरी इंट्यूशन थी। अब इसको कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, ये इनपुट को कॉपी कर लेते हैं। तो ये उसका कोड है। सबसे पहले क्या है, मैंने टेस्ट केसेस लिया इनपुट में, है ना, फिर हर टेस्ट केसेस के लिए मैं मूव कर रहा हूँ। फिर मैंने इनपुट में एन और के ले लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सील ऑफ एन माइनस वन और के माइनस वन को आउटपुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। वो इनपुट कॉपी किया था, तो इसको रन करते हैं। लेट्स सी। तो ये आ रहा है 0435, है ना, चेक कर लेते हैं 0435। बेसिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेक मेजोरिटी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ सीक्वेंस A1 to AN where each element AI is either 0 or 1. Yeah. You can apply several, possibly 0 operation to the sequence. ठीक है, in each operation you select two integer L and R, उस रेंज में होना चाहिए, where A is the current length of A, and replace A L to AR with a single element X, where X is the majority of AL, AR. ठीक है, मतलब मेजोरिटी एलिमेंट जो भी होगा, मतलब 0 और 1 है, 0 और 1 में से जो भी मेजोरिटी होगा हम उसमें से उसको चेंज कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे पूरी रेंज को। ठीक है, here the majority of the sequence consisting of 0 1 is defined as follows. Suppose there are C zeros zeros, C one ones in the sequence, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर C0 ज़्यादा होगा तो मेजोरिटी 0 है, 0 से रिप्लेस कर देंगे। अगर C1 ज़्यादा होगा तो मेजोरिटी 1 है, 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में पहले ये L1 से 2 लिया है, ये 1 0, तो इसमें क्या है, इक्वल है दोनों की मेजोरिटी, तो इसे 0 से रिप्लेस कर, है ना। फिर क्या किया है, L और L 4 लिया है, R6 लिया है, अम, मतलब इस वाले में यहाँ से 4 to 5 6, है ना, इसमें क्या है, मेजोरिटी 1 है, 1 2 है और 0 1 है, तो इसे 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया। ठीक है, फिर इन द एंड पूछ रहा है, इफ यू कैन मेक A इज इक्वल टू 1 विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम उसको A इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट बना पाते हैं तो हमें यस रिटर्न करना है, एंड अगर नहीं बना पाते तो हमें नो रिटर्न करना है, सिंपल। ठीक है, तो अब इसका थॉट प्रोसेस देखते हैं एंड समझते हैं कि क्या है। तो लेट्स सपोज मेरे पास मेरे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स है, 1 0 0, ठीक है, ये कुछ इनपुट दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन एलिमेंट्स को चूज कर सकता हूँ, है ना, और इसको जीरो बना सकते हैं, सिंगल जीरो में बना सकता हूँ, है ना। और सिमिलरली अगर ऐसे 1 1 है तो उनको मैं 1 1 में बना सकता हूँ, है ना। बट मेरी इसमें मेरा मुझे क्या बनाना है, मुझे आउटपुट चाहिए एक सिंगल वन, और मुझे पता है कि जब मेरे पास C1 ग्रेटर देन होंगे C0 से, तो मैं इजीली उसको 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ग्रीडीली अप्रोच क्या कहती है, मुझे पता है C1 ग्रेटर देन C0 है, तो उसको मैं इजीली 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ जितने भी, और मुझे 0 0 0 को मैं जितने भी कॉन्टिन्यूस 0 है उसको 0 बना सकता हूँ। यहाँ से मेरी ग्रीडीली अप्रोच क्या कहती है, समझो कि यहाँ से मैं ग्रीडीली क्या सोचूंगा कि मैं 0 बना देता हूँ, जितने मैं 0 कम कर पाऊंगा, अगर मैं जितने वंस बढ़ा पाऊंगा उतना मेरे लिए बेटर है। जितना मेरा वंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना बेटर है, क्यों, क्योंकि मैं फिर पूरी रेंज को सिलेक्ट करके उसको 1 बना दूंगा, है ना। तो मेरा आंसर यस हो जाएगा। ग्रीडीली ये कहते हैं कि मुझे 0 को रिड्यूस करना है एज
एज आई कैन, ठीक है। तो मुझे जीरो को रिड्यूस करना है ताकि मैं अपने वंस का नंबर बढ़ा सकूं और मैं आंसर को यस प्रिंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि लेट सपोज यही वाला एग्जांपल है, तो इसमें क्या है, जितने भी जीरोस है मैं उसको एक जीरो में बना देता हूँ। ये बना दिया 1 0 1 0 1 1, ठीक है। और एक इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 डाल, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा बना दिया, तो अब इसमें कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5, है ना, और जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 1 जो है 5 टाइम्स है एंड जीरोस जो है वो 4 टाइम है, मतलब मेरा C1 जो है ग्रेटर देन है C0 से। तो अब मैं इजीली 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैं इस पूरी रेंज L यहाँ से चुनूंगा, R यहाँ पे चुनूंगा, इस पूरी रेंज को चूज करके रिप्लेस कर दूंगा 1 से, मेरा आंसर आ जाएगा यस। तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि अगर मेरा C1 इज ग्रेटर देन C0 होगा, मेरा आंसर होगा यस। बट क्या ये ऑलवेज ऐसा होगा? क्या ये ऑलवेज ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। हो सकता है ये वाला केस तो क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ वंस। अब क्या केस और हो सकता है, मोर नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। क्या इस वाले केस में मैं आंसर को 1 बना पाऊंगा? देख लेते हैं। तो लेट सपोज मेरा एक एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर रिमूवल सारे जीरो मैंने जितने भी रिमूव कर दिए, उसके बाद मान लो ये कुछ मेरे पास बचा, और ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस जो है मेरे ज़्यादा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने मैक्सिमम है नंबर ऑफ वन से, ठीक है। ये ये एक केस होगा, ये एक केस होगा। तो इस केस में एक ये केस होगा, तो इस केस में क्या हो सकता है, जो मेरा C0 है, C0 माइनस C1, क्या मेरा लेसर देन होगा? C0 माइनस C1, मुझे क्या करना है, लेसर देन करना है ना, लेसर देन इज इक्वल टू जीरो करना है, या फिर लेसर देन जीरो करना है ना। अगर लेसर देन होगा तभी तो C1 ज्यादा होंगे। C0 माइनस C1 अगर लेसर देन जीरो होगा तभी तो C1 का काउंट ज्यादा होगा। डज दैट मेक सेंस? हाँ, ठीक है। तो मतलब अगर C1 का काउंट, अगर ये लेसर देन जीरो होगा तो मतलब C1 का काउंट ज्यादा होगा। तो मुझे चेक करना है क्या ये पॉसिबल है इस केस में। देख लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो देखो, मैं कोई भी रेंज सिलेक्ट करूं, मान लो मैं ये वाली रेंज सिलेक्ट करता हूँ या फिर मैं ये वाली रेंज सिलेक्ट करता हूँ, तो इन दोनों रेंज में क्या इंट्यूशन निकाल सकते हैं। मान लो मैंने ये वाली रेंज में क्या है, 2 1 है, 2 1 है, 1 0 है। इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं एक वंस में बना सकता हूँ। तो देखो यहाँ से कितना रिड्यूस हुआ, 2 1, एक वंस रिड्यूस हो गया, एक बचा ना, और एक जीरो रिड्यूस हो गया, एक था वो कम हो गया, एक 1 ही बचा, एक है ना। एक 1 रिड्यूस हुआ, एक जीरो रिड्यूस हुआ, दोनों सेम है ना, तो हमेशा सेम ही रहेगा ये। हम क्या कर रहे हैं, एक 1 को रिड्यूस कर रहे हैं, एक जीरो को रिड्यूस कर रहे हैं। और लेट सपोज ये वाली रेंज चूज करते हैं हम, 0 1 0, इसमें क्या है, दो जीरोस है, 1 1 है। इसको मैं क्या बना सकता हूँ, जीरो बना सकता हूँ एक, चल, क्यों, क्योंकि मेजोरिटी एलिमेंट जीरोस है। तो इसमें क्या रिड्यूस होगा, इसमें देखो, इसमें वन वन जो है, वन जीरो से रिड्यूस हो रहा है, वन वन से रिड्यूस हो रहा है ना, ये भी सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि C0 माइनस C1 ऑलवेज सेम रहेगा, ऑलवेज रिमेन सेम, है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। इस वाले केस में मैं कभी भी अपना आंसर यस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं सेम नंबर ऑफ वंस और जीरो रिमूव करूंगा, है ना। अब इसी में से एक केस बन सकता है कि जब वो इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और वन हो, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस वंस, कलर चेंज करके लिख लेते हैं, 0 1
इस वाले में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और वंस है। क्या इसमें मैं C0 माइनस C1 लेसर देन 0 कर पाऊंगा? देख लेते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, मैं कोई भी रेंज सिलेक्ट करूंगा तो मैं उसको 0 बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल रेंज होगी या फिर वो सेम रहेगा, है ना। अगर मैं इसको चूज करता हूँ तो सेम रहेगा। एंड देन मैं क्या बना सकता हूँ, 1 बना सकता हूँ। 0 1 0 1 बन जाए। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको चूज कर सकता हूँ, तो इससे मैं 0 1 बना पाया। फिर क्या मतलब, इसमें एक लेफ्ट होगा, एक बचेगा, है ना। तो ये क्या है, ये इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा? 1 से इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाई 1। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो लेसर देन चाहिए, C0 माइनस C1 लेसर देन 0 होना चाहिए। पर यहाँ तो बढ़ रहा है, मतलब इस वाले केस से भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा केस है, इक्वल इक्वल वाला, है ना। ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या इंट्यूशन मिल रही है कि C0 C0 माइनस C1 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्या ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन, जब तक वो ये वाला केस ना हो, नंबर ऑफ वंस ज़्यादा ना हो। तो अब यहाँ से फाइनल इंट्यूशन में क्या निकाल सकता हूँ, अगर मेरा C1 ग्रेटर देन C0 है तो मैं आउटपुट यस कर दूंगा। अगर C1 लेसर देन इज इक्वल टू 0 है तो मैं आउटपुट नो कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी फाइनल इंट्यूशन। बट ये किसके बाद है, जब मैं कॉन्जिक्यूटिव जीरोज रिमूव कर दूंगा, है ना। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। तो ये वही क्वेश्चन है, तो हम ये इनपुट कॉपी कर लेते हैं, कोड देख के। तो इसमें क्या है, मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है एन को, टेस्ट केस को, C0 को, C1 को, है ना। फिर इनपुट ले लिया टेस्ट केसेस को, एंड हर टेस्ट केस पे ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, देन इनपुट ले लिया NS को और C0 और C1 को इनिशियलाइज कर दिया 0। अब हर उस पे मूव कर रहा हूँ, हर एलिमेंट्स पे। और देखो, जब वो C1 है तो मैं C1 का काउंट इंक्रीज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 1 मेरे लिए बेटर है ना। मैं 1 से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वंस होंगे मेरे लिए बेटर है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होंगे, जब कॉन्जिक्यूटिव जीरोज होंगे, जब मैं उसको इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, जब पीछे 1 होगा, जब पीछे वाला एलिमेंट 1 होगा और करंट वाला 0 होगा, है ना, करंट वाला 0 होगा, तो मैं उसको तो मैं करंट वाला 0 है और पीछे वाला 1 है, मतलब वो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज नहीं है, तब मैं C0 को इंक्रीमेंट कर दूँगा, है ना। लास्ट में मैं चेक कर लूँगा कि C1 मेरा ज़्यादा है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, अब इसको टेस्ट टेस्ट केसेस पे रन कर लेते हैं। अब इसको रन किया एंड लेट्स सी, तो ये आउटपुट आ रहा है नो यस नो यस नो। चेक कर लेते हैं, क्या आउटपुट है, नो यस नो यस नो। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंक्रीजिंग सीक्वेंस विथ फिक्स्ड और। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस विथ फिक्स्ड और। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a1 to that satisfy the following conditions and print the sequence। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जिसको फॉलो करना चाहिए एंड उसके हिसाब से हमें ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन क्या है, ए आई शुड बी लेसर देन इज इक्वल टू एन, है ना, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to k। ए आई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब दैट इज ए आई इज ग्रेटर देन ए आई माइनस 1। ठीक है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल, क्या इस रेंज के लिए। फिर क्या है, ए आई और ए आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन। ठीक है, फॉर ऑल आई इस इसके लिए, है ना, वेयर दिस दिस सिंबल्स डिनोट द ओ आर और ऑपरेशन। ठीक है,
तो बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें एक एक एरे बनाना है A1, A2, A3 टिल AK, है ना? और उसके लिए 3 कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्या-क्या कंडीशन है? पहली, A1 इज़ लेसर देन A2, A2 इज़ लेसर देन A3, A3 इज़ लेसर देन A4 एंड सो ऑन टिल AK, है ना? मतलब इंक्रीजिंग होनी चाहिए वो, है ना? इंक्रीजिंग होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है जो AI है और AI माइनस AI प्लस 1 क्या होना चाहिए? इक्वल टू n होना चाहिए, है ना? और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है AI शुड बी लेसर देन इज इक्वल टू n, मतलब वो n की रेंज में होना चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए हमें ये क्रिएट करने के लिए, है ना? तो अब हम इस क्वेश्चन को किस टर्म में सोचेंगे? देखो हमारे पास बिटवाइज़ ऑपरेशन की टर्म में है ना? तो हम इसी टर्म में सोचते हैं, ठीक है? सोच के देखते हैं क्या पता आउटपुट आए, क्या पता ना भी आए, है ना? तो मुझे क्या पता है, लेट्स सपोज़ हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ से। लेट्स सपोज़ ये 23 वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना? तो n इज़ इक्वल टू 23 मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, n कितना है? 23, ठीक है? इसको मैं टूज़ के उसमें कैसे लिखूँगा? बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन कैसे होगी? बाइनरी रिप्रेज़ेंट 23 वो होगी, हम कैसे करते हैं 1, 2, 4, 8, है ना? और 23 कितना होगा? 8 एंड 6, 23 कितना होगा? 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23, है ना? तो यहाँ पे क्या-क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ, ठीक है? ये हमारी इस हिसाब से हमारी इसकी बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन होगी, ठीक है? तो अब मुझे क्या पता है कि मुझे इतने में इसको क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इस नंबर के हिसाब से देखूँ, तो ये हमेशा 23 की रेंज में ही रहेगा, है ना? 23 की रेंज में ही रहेगा मतलब लेसर दैन इज़ इक्वल टू n रहेगा। ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई है ना? और इसका और करेंगे तब भी वो भी n के इक्वल ही रहेगा, है ना? हर एलिमेंट का n के इक्वल ही रहेगा, है ना? तो ये वाली रेंज भी सैटिस्फाई हो गई। वो ये वाली कंडीशन भी सैटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी? इंक्रीज़िंग ऑर्डर वाली, इंक्रीज़िंग वाली। तो क्या वो भी सैटिस्फाई हो रही है? हाँ, देखो एलिमेंट हमेशा ऐसे अ, बढ़ता ही रहेगा, है ना? हम मान लो 0 को टॉगल करके किसी भी सॉरी यहाँ पे 1 1 होगा, 1 1, ठीक है? ये होगी इसकी बाइनरी रिप्रेज़ेंट, तो ये वाली बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन होगी। तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे इस टर्म में ही सोचना है, ठीक है? तो देखते हैं कि हम इससे कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं फर्स्ट एलिमेंट बना रहा हूँ, है ना? इसमें 5 बिट होगी, 5 बिट क्यों? क्योंकि ये 5 है ना, ये 5 है ना, ठीक है? अब मुझे क्रिएट करना है, देखते हैं और A2 बनाऊँगा मैं। देखता हूँ मैं कि बना पाता हूँ या नहीं इससे। तो देखो, यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ और लेट्स सपोज़ इसके इक्वल में ही बनाते हैं। हम अपनी बिट बनाते हैं 1 होगा, 1 2, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? 1 1 रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ, है ना? तो अगर मेरी यहाँ पे लिखता हूँ इफ MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये क्या है मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना? इसको मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलता हूँ। अगर आपको बिट के बारे में अच्छे से जानना है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं बिटवाइज़ ऑपरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसमें मैंने सारी टेक्निक बताई है कि बिटवाइज़ को हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे डील करते हैं, है ना? ये वाली वीडियो देख सकते हैं, है ना? और इसमें मैंने ये बताया कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन-सी होती है।
ठीक है, तो ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इफ A1 की मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि A2 की A2 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी 1 होगी। क्या मैं कह सकता हूँ? क्यों? बिकॉज़ क्योंकि क्योंकि A2 शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू A1, है ना? कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन कि A2 शुड बी ग्रेटर देन A1, है ना? A2 शुड बी ग्रेटर देन A1। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मुझे यहाँ से पता चला, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन की वजह से, ठीक है? और लेट्स सपोज़ अगर मैं 1 ना रख के यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो क्या सैटिस्फाई करेगा? तो अब मैंने क्या बोला कि मेरी A1 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, देन A2 की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो A1 और AI और AI प्लस 1 मेरा क्या होना चाहिए? इक्वल टू N होना चाहिए। की वजह से, ठीक है? इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से मेरी ये 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 है, तो इसको 1 होना पड़ेगा। मान लो ये नंबर 0 है, तो इसको 1 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये AI और AI प्लस 1 इक्वल टू N होना चाहिए। मेरा N के इक्वल होना चाहिए, है ना? मतलब ये समहाउ तो 23 बनाएगा ही ना सबका, तो इसको तो 1 होना ही पड़ेगा। अगर ये 0 होगा तो कितना एलिमेंट बन सकता है इससे? 8 प्लस 4 12, 12 और 3 15, 15 ही बन सकता है, 23 के इक्वल नहीं बन सकता, है ना? यहाँ पे अगर मैं सब पे 1 भी रख दूँ तो। इसी वजह से ये कंडीशन भी सैटिस्फाई कर रही है ना? ये कंडीशन भी सैटिस्फाई कर रही है। तो मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ। लेट्स सपोज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 मेरी क्या होगी? मैं लिखता हूँ इन 8 4 1, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 1 1, ठीक है? अब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ? A1 A2 एंड देखते हैं कितने क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है, ठीक है? तो अभी तक मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, है ना? और यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं हम, और यहाँ पे हम तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 और 1 रख सकते हैं, है ना? और यहाँ पे 1 और 0 रख सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं आगे क्रिएट करता हूँ, अब मैं A3 बनाता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि तो तो देखो यहाँ पे तो 0 है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, है ना? मुझे 0 वाली बिट से मतलब नहीं, मुझे वन्स वाली बिट से मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं इनको ही इनके साथ ही खेल सकता हूँ, इनके साथ प्ले कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यही मुझे नंबर क्रिएट करके दे रही है ना? 16 4 2 एंड 1, यही मुझे नंबर क्रिएट करके दे रहा है 23, है ना? यही मुझे नंबर क्रिएट करके दे रहा है 23, ठीक है? तो इस वाले के लिए तो मैं सिंपली 0 0 पुट कर, ठीक है? अब इस पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या मैं सिमिलर इसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए कह सकता हूँ कि अब मेरी जो ये वाली बिट है, उसके लिए भी यही वाला केस होगा? यही वाला केस होगा? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 1 या 0 रखता हूँ, तो ये ऑलवेज़ 1 ही होगा। क्यों? इसको 1 ही होना पड़ेगा। क्यों? इन कंडीशन की वजह, A2 ग्रेटर देन A1 एंड AI और AI प्लस 1 इज़ इक्वल टू N, ठीक है? इस कंडीशन की वजह से ये होना पड़ेगा, है ना? अगर फिर मैं आगे बनाऊँगा A4, और यहाँ पे क्या है? 1 है,
यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो इस वाले के लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 0 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा, है ना? 1 ही होगा और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है? इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ और सिमिलरली मैं इसके लिए कह सकता हूँ नेक्स्ट वाले के लिए, मतलब A5 के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे 1 0 यहाँ पे ऑलवेज 1 ही होगा, है ना? तो मैं इस हिसाब से अपने नंबर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स सपोज इस अब इस हिसाब से मेरे क्या-क्या नंबर क्रिएट होंगे, हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे भी 0 रखते हैं, यहाँ पे भी 0 रखते हैं, यहाँ पे भी 0 रखते हैं और बाकी जगह क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है? अब हमारे ये नंबर बने, तो लेट्स सी क्या-क्या नंबर बनते हैं। तो यहाँ से 1 2 4 कितना हुआ ये? ये हुआ 4 2 6 1 7, है ना? 7 नंबर यहाँ से 7 बना, ठीक है? यहाँ से कितना बना 3 प्लस 16 व्हिच इज़ 19, है ना? यहाँ से कितना बना 1 प्लस 4 प्लस 16 5 प्लस 16 इज़ 21 21, ठीक है? अब यहाँ से क्या बना 4 प्लस 2 इज़ 26 4 प्लस 2 इज़ 6 प्लस 16 इज़ 16 और 6 इज़ 16 और 6 इज़ 22, है ना? यहाँ से क्या बना 23, ठीक है? तो अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड यही तो हमें चाहिए था। हमें क्या बनाना था? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स बनाने थे A1 टू A के, है ना? वो हमने बना लिए, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें, अगर हम इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करें, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे जहाँ-जहाँ पे 1 है, उसमें मेरे अल्टरनेटिव पे ज़ीरोज़ हैं और बाकी 1 है ना? 0 0 0 0, है ना? अल्टरनेटिव्स पे ज़ीरोज़ है मतलब उसकी डायगोनली, है ना? डायगोनली ज़ीरोज़ है, बाकी सारे 1s हैं, ठीक है? ये मैं सिंपली कह सकता हूँ ये मेरा पैटर्न है, ये मैंने पैटर्न ऑब्ज़र्व किया यहाँ से, ठीक है? तो मुझे इस पैटर्न में अपना आंसर रिटर्न करना है, वो ऑलवेज़ मुझे इंक्रीज़िंग ऑर्डर देगा, क्यों? क्योंकि हमारे ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है ना? ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है। बट इसमें एक एज केस है, अ, लेट्स सी वो एज केस क्या है? अगर मैं आपको एक इनपुट देता हूँ लेट्स सपोज 6, इस वाले केस में इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 क्या होगी? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 होगी 1 0 0 0, है ना? तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा ये मेरा, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं 3 8 4 2 एंड 1, यहाँ पे एक और 0, तो इस वाले केस में ये होगी। तो अगर मैं A1 को चूज़ करूँगा, तो A1 को अगर मैं 16 ही चूज़ कर लूँगा, तो बाकी एलिमेंट तो मेरे ग्रेटर देन हो जाएँगे n से, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे लेसर देन n चाहिए सारे एलिमेंट, है ना? अगर मैंने 16 ही चूज़ कर लिया पहला, तो बाकी मैं कुछ भी उसमें +1 भी एडिशन करूँगा तो ग्रेटर देन n हो जाएगा, है ना? तो इस वाले में मैं 2 नहीं बना सकता। इस वाले में मैं A1 और A2 नहीं बना सकता, सिर्फ़ A1 क्रिएट कर सकता, है ना? क्यों? इसमें तो हम कह रहे थे कि अगर हमारा यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है कुछ भी, तो यहाँ पे हमारा 1 आ ही जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ ही जाएगा। बट हम इसमें नहीं कर सकते, इस वाले में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको ही चूज़ कर लिया तो इससे ग्रेटर एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? इस वाले केस में मेरा आंसर क्या होगा? सिंपली 16 आंसर होगा और 1 ही आंसर होगा, ठीक है? मतलब हमें क्या-क्या प्रिंट करना है? साइज़ प्रिंट करना है, साइज़ प्रिंट करना है और उसका एरे का एलिमेंट प्रिंट करना है। तो ये उसका आंसर होगा। साइज़ होगा 1 एंड एरेज़ के एलिमेंट होंगे 16, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आया। अब इसका कोड लिख लेते हैं एंड कोड से समझ लेते हैं, बेटर से समझ में आएगा आपको।
तो इसका कोड, ये इसका कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट केसेस के लिए रन कर रहा हूँ, हर टेस्ट केसेस। फिर इनपुट में ले रहा हूँ लॉन्ग लॉन्ग एन, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसके कंस्ट्रेंट काफ़ी हाई है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग तक। मतलब देखो कितना है, 10⁻18 है ना, मतलब लॉन्ग लॉन्ग तक वो कंटेन करेगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी नंबर ऑफ सेट बिट फाइंड कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेट बिट कितनी है, नंबर ऑफ सेट बिट। और अगर आपको ये नहीं पता कि बिल्ट इन पॉप काउंट क्या करता है, तो अगेन आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि बिल्ट इन पॉप काउंट एलएल से क्या होता है, और बिल्ट इन पॉप काउंट से सिर्फ बिल्ट इन पॉप काउंट से क्या होता है, ठीक है। तो इससे बेसिकली हम नंबर ऑफ सेट बिट निकालते हैं, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ सेट बिट 1 होगी, सिर्फ 1 के इक्वल होगी, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है और n प्रिंट करना है ना? ये कर रहे थे ना हम जब हमारी नंबर ऑफ सेट बिट 1 थी, इसमें कितनी नंबर ऑफ सेट बिट कितनी है, 1 ही है ना? तो हम साइज़ 1 और n को प्रिंट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे 1 और n को प्रिंट कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी अगर वो मतलब 2 रेज़ टू द पावर k की फॉर्म में नहीं है, 2 रेज़ टू द पावर k की फॉर्म में नहीं है, तो मतलब वो कुछ और होगा, है ना? उसमें नंबर ऑफ सेट बिट कुछ और होगी, जैसे हमारे 23 वाले केस में थी, इस वाले में, है ना? इसमें कितनी है? 4 है। तो 4 है, तो हम इससे कितने एलिमेंट बना सकते हैं? कितने साइज़ के? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 एलिमेंट बना सकते हैं, मतलब 4 प्लस 1 एलिमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लस 1 करके उसका साइज़ रिटर्न कर दिया, जितने भी सेट बिट्स हैं प्लस 1, है ना? ये उसका साइज़ हो गया। अब हमें क्या रिटर्न करना है कि कितनी हमारे पास उसका एरे बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बिट पे ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से। क्यों 63 से क्यों? क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी होगी, 64 होगी, है ना? तो हम 0 से लेके 63 तक ट्रैवल कर रहे हैं। 0 से लेके 63 तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ बिट कितनी? 64, है ना? ठीक है। फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये क्या मेरी वो वाली पर्टिकुलर बिट सेट है कि नहीं। अगर वो बिट सेट है, मैं उसको टॉगल कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर उसके लिए, है ना? मैं क्या कर रहा था, अगर ये वाली मेरी, अगर मैं A1 पे हूँ, तो मैं इस अगर ये मेरी सेट बिट है, तो उसको टॉगल कर रहा हूँ, है ना? डायगोनली टॉगल कर रहा था ना मैं। अगर 0 थी तो 0 0 ही है सर उसमें, है ना? और A2 के लिए मैं इस वाली बिट को टॉगल कर रहा हूँ, है ना? तो अगेन अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आप सिंपली मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ये वाली बिटवाइज़ ऑपरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि हम नंबर ऑफ सेट बिट कैसे फाइंड करते हैं एंड टॉगल कैसे, ठीक है। तो अगर मेरी वो बिट सेट है, तो मैं उसको टॉगल कर रहा हूँ एंड उसको प्रिंट कर रहा हूँ, है ना? और बाकी को सिंपली एन से प्रिंट कर रहे हैं, है ना? ठीक है, टॉगल करके जो मेरा एन है, जो मेरा एन में चेंज हुआ है, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, है ना? क्यों क्यों सिर्फ ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, देखो यही तो चेंज हो रहा है ना। इस वाली में क्या टॉगल हुआ, ये जीरो ही हुआ, ये वन वाला ही टॉगल हुआ, बाकी तो सेम है ना। इसको टॉगल करके जो मेरा एन बचा उसको मैं प्रिंट कर दिया, सिंपल। यहाँ पे मैं एन को प्रिंट कर रहा हूँ। अब इसको रन कर लेते हैं, इस वाले इन टेस्ट केसेस पे रन कर लेते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरा आउटपुट आया ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है द ओमनीपोटेंट मॉन्स्टर किलर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है द ओमनीपोटेंट मॉन्स्टर किलर, ये कह रहा है यू द मॉन्स्टर किलर वांट टू किल अ ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर, ठीक है, ऑलवेज द मॉन्स्टर ऑन अ ट्री विथ n vertices, the monsters are on a tree with n vertices on vertex with number I, ठीक है। there is a monster with AI attack point, you want to battle with monster for 10 raised to the power 100 rounds, so many big काफी बड़ा नंबर है ये, ठीक है।
तो इन ईच राउंड द फॉलोइंग happens in order. All living monster attack you. Your health decrease by sum of the attack point of all living monsters. ठीक है. You select some, possibly all or none, monster and kill them. After being killed, the monster will not be able to do any attack in the future. ठीक है. तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले जितने भी मॉन्स्टर अलाइव है वो मेरी मुझ पर अटैक करेंगे एंड वो उस कुछ हेल्थ से डिक्रीज कर देंगे. कितनी हेल्थ से? सम ऑफ द टोटल लिविंग मॉन्स्टर है. ठीक है, सम ऑफ अटैक पॉइंट्स. और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ मॉन्स्टर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो सारे या फिर कुछ नहीं, या फिर कुछ तो 1 2 3 4 कुछ भी, एंड उन सबको किल कर सकते हैं. आफ्टर बीइंग किल वो अटैक नहीं कर सकते. जब वो किल्ड हो जाएँगे तो वो अटैक नहीं कर सकते. तो ये तो सिंपल है, मैं सबको एक ही बारी में किल कर दूँगा, है ना? उस पे अटैक ही नहीं कर पाएँगे. बट इसमें थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्शंस है. वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? इन वन राउंड यू कैन नॉट किल 2 मॉन्स्टर दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड. मतलब एक राउंड में मैं किसी 2 मॉन्स्टर को किल नहीं कर सकता जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एज से, है ना? ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है. ठीक है? यही मेन पॉइंट है बेसिकली क्वेश्चन का. इफ यू चूज़ व्हाट मॉन्स्टर टू अटैक ऑप्टिमली, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हेल्थ इक्विपमेंट यू कैन हैव एट आफ्टर ऑल राउंड. तो हमें बताना है कि तो हम डिटेल में समझते हैं कि इसको क्या कह रहा है. तो लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐसा ट्री है. हम 1 ठीक है, मान लो ऐसा कुछ ट्री है. तो ये कह रहा है इसकी कुछ हेल्थ दी हुई है. मान लो इसकी है 1 या 2, सिमिलरली यही मान लेते हैं. ठीक है, ये इनकी हेल्थ दी हुई है. तो ये कह रहा है कि हम इनिशियली वो हम पे अटैक करेगा, है ना? तो मेरी जो हेल्थ है वो कितने से डिक्रीमेंट हो जाएगी? जो मेरी हेल्थ है वो कितने से डिक्रीमेंट हो जाएगी? टोटल इसके सम के से, मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15. 15 से मेरी हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी, है ना? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कितने भी मॉन्स्टर को डिलीट कर सकता हूँ, किल कर सकता हूँ. पर मैं किसको कर सकता हूँ? जो डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो. तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. अगर मैं इसको किल कर रहा हूँ तो मैं इसको किल नहीं कर सकता, या फिर मैं इसको किल कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को किल नहीं कर सकता. ठीक है? इज़ दैट मेक सेंस? हाँ, ठीक है? तो ये मेरा वो है. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सारे अपने इवन नंबर वाले को पहले किल कर सकता हूँ. जितने भी मेरे इवन नंबर वाले होंगे उसको किल कर सकता हूँ, है ना? इवन नंबर वाले को, इवन नंबर वाले को, इवन नंबर वाले को, है ना? सिमिलरली ये और भी होता, हम मान लो ये और भी बड़ा ट्री होता तो, है ना? और सिमिलरली मैं फिर ओड नंबर वाले को सबको किल कर दूँगा, है ना? क्या इससे मेरा ऑप्टिमल आंसर आ जाएगा? हाँ, ऑप्टिमल आंसर तो आ जाएगा. ठीक है? पहले मैं इवन नंबर वालों को किल कर दूँगा सबको, देन ओड नंबर वालों को किल कर दूँगा सबको, है ना? तो मैं 2 ऑपरेशन में सबको किल कर सकता हूँ, 2 ऑपरेशन में. क्या ये मेरा ऑलवेज़ वैलिड होगा? क्या ये मेरा ऑलवेज़ वर्क करेगा? नहीं, ये ऑलवेज़ नहीं होगा. क्यों? अब देखते हैं, दोबारा से क्वेश्चन में देखते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो उसकी अटैक पॉइंट है एआई, वो कुछ भी हो सकते हैं, रैंडम हो सकते हैं, है ना? जैसे 47, 15, 32, 29, 23, है ना? तो मुझे मुझे ये नहीं पता मुझे ये नहीं पता कि ये वाला ग्रेटर होगा या ये वाला ग्रेटर होगा. मुझे ऑप्टिमली करना है ताकि मेरी जो हेल्थ है ज़्यादा से ज़्यादा बची रहे. हेल्थ मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बची रहे, कम डिक्रीज़ हो, है ना? तो हो सकता है ये वाला ज़्यादा हो, ये वाला कम हो, ये वाला ज़्यादा हो. ये तो मेरी ग्रीडी अप्रोच थी कि मैं सबको इवन पहले इवन वाले को फिर ऑड वाले को डिलीट कर दूँगा सबको. ये मेरी ग्रीडी अप्रोच थी. बट क्या ग्रीडी अप्रोच ऑलवेज़ वर्क करेगी? ग्रीडी अप्रोच में हम क्या सोचते हैं? हम काउंटर करते हैं अपने आप को. क्या वो ऑलवेज़ वर्क करेगा? है ना? अगर हमें काउंटर मिल जाता है, तो हम ग्रीडी फेल हो जाती है. ठीक है? ग्रीडी फेल हो जाती है. तो इसका काउंटर क्या है कि हमारे पास फिक्स्ड नहीं है कि ये वाले नंबर बड़ा होगा, इवन नंबर वाले जो मॉन्स्टर हैं, उनकी हेल्थ ज़्यादा होगी. हो सकता है कि लेट्स सपोज़ लेट्स सपोज़
लेट सपोज इनकी इनकी हेल्थ जो है बहुत कम है, तो लेट सपोज इनकी है 2, 4, 3, ठीक है, और इसकी है 22, 20 एंड 30, ठीक है। अब मैं अगर पहले वाले में इवन नंबर वाले को डिलीट कर पहले मेरे पे सबका अटैक होगा, है ना? फिर मैं क्या करता हूँ, इवन वाले को या ओड वाले को, या ओड है, सॉरी, ठीक है, मतलब इफ दैट मेक सेंस, मतलब ओड इवन, तो इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो करके, ठीक है। तो मतलब इसको मैं बेसिकली ओड इवन पहले ओड वाले को ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। बट देखो फिर मेरे पास जो सेकंड अटैक होगा उसकी वैल्यू क्या मेरे पे ज़्यादा होगी ना, तो पहले भी इसका अटैक हुआ था, 50 का प्लस 50 का अटैक हुआ था, है ना? फिर सेकंड वाले मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है ये तो लाइव है, ये मॉन्स्टर जो है अलाइव है। देन सेकंड अटैक में ये वाला फिर से प्लस 50 होगा, है ना? तो 2 बार प्लस 50 हुआ, इससे तो मेरी हेल्थ डिक्रीज़ हो रही है ज़्यादा, हेल्थ ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि क्या ये वाला ग्रेटर होगा या ये वाला ग्रेटर, कुछ कह नहीं सकता, ठीक है? हो सकता है कि कुछ जैसे मॉन्स्टर है यहाँ पे, हाँ, ये सब नोड है, ये सब नोड है, ठीक है? तो हो सकता है इन सबको डिलीट करना मेरे बेनिफिशियल हो सकता है इन सबको डिलीट करना बेनिफिशियल, हो सकता है इन दोनों को ही डिलीट करना मेरे लिए हाँ, इन दोनों को तो नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली है, ठीक है? तो मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। हमारा ग्रीडी क्यों फेल हुआ? ग्रीडी क्यों फेल हुआ? ग्रीडी फेल्स बिकॉज़ ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नंबर ऑफ उसकी पॉइंट्स, ठीक है? इस वजह से हमारा ग्रीडी, अब ग्रीडी फेल हुआ तो हमें क्या इंट्यूशन आती है कि हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लें, है ना? तो जब हम ऑल पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, ऑल पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास क्या थॉट आएगा? डीपी का थॉट आएगा, है ना? डीपी का, रिकर्जन का, है ना? तो हमारे पास डीपी का थॉट आएगा, ठीक है? तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें डीपी सोचनी है, ठीक है? तो यहाँ से डीपी सोचते हैं। तो डीपी मुझे क्या बताएगी? तो लेट्स सपोज अगर मैंने डीपी ऑफ आई और वी ले लिया, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगी? ये क्या बताएगी कि मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या है? हम ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट इन द सब ट्री ऑफ वी, इन द सब ट्री ऑफ वी, है ना? एट इफ वी रिमूव वर्टेक्स वी एट ith स्टेप। तो बेसिकली क्या है मेरा, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उसको कौन से स्टेप पे उसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना? पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, सिंपली वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को रिमूव कर रहा हूँ, है ना? लेट्स सपोज ये मेरा एग्जांपल था, अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अगर मुझे ये पता हो कि मैं इसको फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में डिलीट कर रहा हूँ, मतलब जब फर्स्ट बैटल होगी, फर्स्ट राउंड होगा, राउंड 1 में मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो मेरा इसको डिलीट करने से मेरा मिनिमम कॉस्ट कितना होगा? इस पर्टिकुलर राउंड 1 में इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करने से मेरा मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा? अगर मुझे ये हर पर्टिकुलर नोड से पता चल जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे आंसर मिल जाएगा, है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आंसर मिल सकता है इससे, ठीक है? तो अब क्या है, मुझे डीपी लिखनी है ना? तो डीपी में क्या होगा? पहले तो मुझे इनिशियली सोचना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट क्या होगी? इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या होगी? तो कोई भी डीपी ऑफ
आई टी है, कि इनिशियल स्टेट स्टेट क्या होगी, लेट सपोज अगर जीरो बेस्ड है तो हम क्या करेंगे, आई प्लस वन इंटू ए ऑफ बी, इनिशियल स्टेज उसकी ये होगी। क्यों? क्योंकि इतना एलिमेंट से तो वो अटैक कर ही सकता है ना, इतना तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि इनिशियली वो उस पे अटैक कर रहा था उतने एलिमेंट से, है ना? मतलब इसका 2 सम है तो 2 से तो ये मुझ पे अटैक कर रहा था, ठीक है? तो इनिशियल तो उसका इतना होगा, है ना? हर स्टेप के लिए। मान लो इसको मैं फर्स्ट स्टेप में रिमूव करता हूँ, तो इसका 1 इंटू 2 होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इसको स्टेप 1 में डिलीट कर रहा हूँ, तो इसका कॉस्ट कितना इम्पैक्ट करेगा, 1 इंटू 2, है ना? अगर मैं इसको स्टेप 2 में डिलीट कर रहा हूँ, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इस 4 का इम्पैक्ट। अगर मैं इसको स्टेप 3 में डिलीट कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, 3 इंटू 2 6 का इम्पैक्ट। ये कॉस्ट है ना? 6 का कॉस्ट। अगर मैं इसको 4 स्टेप में डिलीट कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 2 विच इज़ 8 का 8 कॉस्ट का इम्पैक्ट, है ना? 4 ये क्या है, स्टेप क्या है, राउंड है बेसिक। स्टेप क्या है, राउंड है। अगर मैं इसको फर्स्ट राउंड में डिलीट कर रहा हूँ, तो इतना कॉस्ट, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, ठीक है? तो ये टोटल इतना कॉस्ट इनिशियली तो लेगा, ठीक है? ना मुझे समझ में। और अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या करना है, अब मेरा ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी कि मुझे मुझे क्या बताया, मुझे मिनिमम बताना है ना? मुझे मिनिमम बताना है। तो मिनिमम बताना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना सब में से जितने भी मेरे डीपीओ उसके सब ट्री में से, लेट्स सपोज यहाँ पे बनाते हैं, लेट्स सपोज ये कोई वी, यहाँ पे उसका कुछ सब ट्री है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ, है ना? अब डीपी ऑन ट्रीज में, ये डीपी ऑन ट्रीज बन गया बेसिक। डीपी ऑन ट्रीज में हम क्या करते हैं, बेसिक हमें इस वाले नोड का आंसर निकालना है, तो हम इसका इसका आंसर चेक कर लेते हैं इसमें से, और इसमें से हमें मिनिमम निकालना होता है, मिनिमम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम निकालना होता है, सब में से मैक्सिमम ले लेते हैं, या फिर हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करके ऊपर सेंड कर देते हैं। डीपी ऑन ट्री में हम बेसिकली यही करते हैं ना, डीपी ऑन ट्री में, ठीक है? तो डीपी ऑन ट्री में हम बेसिकली ऐसे करते हैं। तो इस वाले में मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए। तो मुझे मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ, मान लो जे कोई पॉइंट, जे कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा स्टार्टिंग से लेके, जीरो से लेके अब जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है? नंबर ऑफ राउंड्स, स्टेप्स बोल रहा हूँ मैं बार बार, नंबर ऑफ राउंड, जितने भी नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, यू, ठीक है? यू क्या है, बेसिकली उसके सब ट्री, ठीक है? तो ये मुझे मिनिमम निकालना है, तो ये मुझे मिनिमम निकालना है। तो अब समझ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स हो सकते हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो सकते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो सकते हैं हमारे log n। क्यों? क्योंकि हम हर बार उसको 2 के उसमें डिवाइड कर रहे हैं, है ना? हर बार उसको 2 में बाँट रहे हैं। तो इसका एक और प्रूफ है, log n क्यों होगा, लेट्स सपोज log n क्यों होगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इफ वन वर्टेक्स विल बी रिमूव्ड at step k, then we need at least 2 raised to the power k vertices, vertices, vert- vertices, ठीक है? 2 raised to the power k vertices। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन, लेट सपोज कि हमारे पास कोई कोई वी है, इसको मैं किसी पर्टिकुलर के स्टेप्स पे डिलीट कर रहा हूँ, है ना? तो जो मेरी सब ट्री होगी, वो उसका टोटल कितने स्टेप्स होंगे, के माइनस वन स्टेप्स होंगे, है ना? मान लो ये सब ट्री मैं फर्स्ट स्टेप में डिलीट करूंगा, ये सब ट्री
सेकंड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप में, ये k-1 स्टेप में, है ना? ये k-1 स्टेप में मैं डिलीट करूँगा। तभी तो मैं इसको k स्टेप में डिलीट करूँगा, है ना? टोटल इतने स्टेप में डिलीट करूँगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा f ऑफ k जो है वो एक तो ये वाला डिलीट करूँगा, है ना? प्लस f ऑफ 1 ये वाले के लिए, f ऑफ 2 ये वाले के लिए, है ना? f ऑफ 3 ये वाले के लिए। यहाँ से मैं एंड सो ऑन। यहाँ से मैं कह सकता हूँ f ऑफ k जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k होगा ऑलवेज़, है ना? इंडक्शन से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? 2 रेज़ टू द पावर k होगा, तो इसको मैं कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ? log n के इसमें, है ना? तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे? log n, है ना? ये बेसिकली छोटा-सा प्रूफ है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ हमारे टोटल log n स्टेप्स हैं, ठीक है? तो log n तक मुझे अपने j को मूव करना पड़ेगा, log n तक, है ना? और इसमें क्या है कि मेरा जो है ना, तो अब इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू log ऑफ स्क्वायर n, है ना? ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं i के लिए ट्रैवल करूँगा, देन मैं j के लिए ट्रैवल करूँगा। कितना-कितना log n स्टेप में log n राउंड्स में ट्रैवल करूँगा, है ना? और n में हर वर्टिसिस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना? तो n log स्क्वायर n होगी। तो ये भी काफ़ी ठीक है, बट हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसको log n कर सकते हैं, n इंटू log n। कैसे? कि हम जो j वाले पे लूप चला रहे हैं ना 0 से लेके log n तक, वो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ हम इसका टॉप बेस्ट ये पूरा ना निकाल के हम टॉप 2 बेस्ट टॉप 2 बेस्ट्स बेस्ट टॉप 2 बेस्ट आउटपुट निकाल लेंगे, डीपी निकाल लेंगे। टॉप 2 डीपीज़ निकालेंगे, टॉप 2 बेस्ट डीपीज़, है ना? डीपीज़, टॉप 2 बेस्ट डीपी निकाल लेंगे, ठीक है? टॉप 2 बेस्ट निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा उसमें से मिनिमम कौन है ना? मैंने क्या किया मिनिमम ऑफ टॉप 2 बेस्ट, ठीक है? बट इसमें देखो कि जो J है, डीपी ऑफ J है, वो I के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब मैंने क्या किया I इज़ नॉट इक्वल टू J, वो J I के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैं हो सकता है कि मैंने वो सेम उसको स्टेप पे डिलीट कर दिया हो। लेट्स सपोज़ मान लो मैंने फर्स्ट स्टेप में इसको डिलीट किया एंड फर्स्ट स्टेप में इसको डिलीट किया। लेट्स सपोज़ ये नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको डिलीट किया एंड फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको डिलीट, तो इन दोनों की डीपी सेम होगी। इन दोनों का कॉस्ट कितना होगा? सेम होगा, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में डिलीट किया, है ना? जब ये सेम होगा तो मुझे ये डिलीट ही नहीं करना, है ना? तब मुझे डिलीट नहीं करना। तो ये कंडीशन आई कि i इज़ नॉट इक्वल टू j होना चाहिए, है ना? इस केस में क्या करेंगे हम सेकंड बेस्ट, हम फर्स्ट जो मिनिमम था हमारा, यहाँ से टॉप 2 बेस्ट निकाले थे ना हमने, तो टॉप 2 बेस्ट में से अगर वो i एक जैसे हमारे 2 डीपी आए, मान लो 2 डीपी आए, डीपी ऑफ i1 एंड यहाँ पे क्या होगा u1, ठीक है? डीपी ऑफ i2 एंड ये हमारे 2 टॉप बेस्ट डीपी आए। इन टॉप बेस्ट में से एक i के इक्वल हो जाता है, i की किसी मतलब i के डीपी ऑफ ये क्या है j है सर, यहाँ पे क्या है j है ना j, ठीक है? अब ये किसी i के इक्वल हो जाता है, किसी i के इक्वल हो जाता है, तो मुझे ये वाला ना लेके, ये वाला डीपी ना लेके, ये वाला ले लूँगा मैं, है ना? उससे मेरा मिनिमम आ जाएगा, ठीक है? तो अब इसका कोड देखते हैं एंड कोड में समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे, हैं? हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट पेस्ट करते हैं, ठीक है? अब इसका कोड देखते हैं। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टेस्ट केसेस के लिए रन कर रहा हूँ, जितने भी मेरे टेस्ट केसेस होंगे, है ना? फिर जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उसके लिए इनपुट n ले लिया। देन मैंने क्या किया सम निकाल लिया, जितना भी मेरा इनिशियल सम होगा वो मेरा उस पे अटैक होगा उतने का, है ना? तो मैंने सम ले लिया और इनपुट ले लिया।
ठीक है, फिर मैंने एक ग्राफ क्रिएट कर लिया। ग्राफ मैंने कहाँ डिक्लेयर किया है, यहाँ पे ग्राफ, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ ग्राफ। ये क्या है, मतलब मैट्रिक्स है एक, मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ क्रिएट कर लिया। ठीक है, ग्राफ क्रिएट करने के बाद मैंने डीएफएस ऑफ जीरो कॉल किया है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई भी डीपी ऑन ग्राफ की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसा ग्राफ है मान लो। तो जो मेरा यहाँ से आंसर आता है मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, जो भी टीपी का कॉस्ट आता है इसमें से जो आता है इसको, है ना, इसमें से जो आता है इसमें से। फिर जो भी मेरा इन सब में से आंसर होता है उसका मैं मिनिमम इसको रिटर्न कर देता हूँ, एंड फाइनल ये वाला आंसर मुझे, ये मुझे आंसर रिटर्न करके दे देता है ना। तो सिमिलर हम यहाँ पे कर रहे हैं, डीपी ऑफ जो टॉप वाला जीरो होगा वही मुझे आंसर देगा डीएफएस ऑफ। तो डीएफएस में इनिशियल इनिशियल स्टेट मैंने बना लिया ऐसे। ये क्या है, अ, मतलब ith स्टेप पे का इनिशियल कितना होगा, जो हमने समझा था ना यहाँ पे, अ, ये वाला i+1 इंटू ए बी, है ना, जो हम ऐसे बना रहे थे स्टेप वन में i 2, देन 4, देन 6, देन 8। तो इसमें ये स्टोर होगा इनिशियली हमने। फिर हम ग्राफ पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, अगर वो पेरेंट के इक्वल है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हमने उसको विजिट कर लिया। अब अगर 5 पे है, 5 से 2 पे तो नहीं जा सकते ना हम, है ना, 5 से मतलब 2 वाला हमने कर चुका होंगे, क्यों, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको दोबारा विजिट नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे, और नहीं तो हम उसके एंड तक जाएंगे, तब हम ऐसे मूव करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने mn1 रखा, मिनिमम 1 मिनिमम 2। ठीक है, फिर मैंने टॉप मिनिमम निकाल लिया, टॉप बेस्ट, टॉप टू बेस्ट टीपी मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया, टॉप टू बेस्ट टीपी कैसे किया, अगर मिनिमम उससे मिनिमम है डीपी ऑफ आई यू से, तो mn2 में अगर mn2 लेसर है तो उसको चेक करो, है ना, हम सिंपली ऐसे टॉप टू निकाल सकते हैं ना। तो टॉप टू यहाँ से निकाल लिया। फिर यहाँ पे क्या चेक किया मैंने, अब मान लो mn1 में कुछ वैल्यू आई, वो मेरी i के इक्वल होती है, जो मैं स्टेप 1 में उसको रिमूव कर चुका हूँ उसकी इक्वल होती है, तो हम mn2 का साइन कर देंगे। ये हमने कहाँ समझा था, ये हमने यहाँ पे समझा था, है ना, कि अगर वो इसके इक्वल होती है तो मैं mn2 को ले लूँगा। इसमें क्या है, ये mn1 है, ये क्या है mn2, ये mn1 जो है वो डीपी ऑफ आई वी के इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि वो उसी स्टेप के इक्वल हो गए जो हम इस उसी राउंड्स में डिलीट कर चुके हैं, है ना। तो ये हो गया, एंड लास्ट में हमने टीपी ऑफ आई वी में उसकी वैल्यू अपेंड कर दी, है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे उसमें से log n तक ट्रेवल किया एंड उसका मिनिमम निकाल लिया, एंड हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। इस ये वाला स्टेप क्या है कि हमने इन सब पे ट्रैवल कर लिया। अब ये जो हमारी नोड है उसमें से मुझे मिनिमम कॉस्ट रिटर्न, है ना, यहाँ से मैंने मिनिमम कॉस्ट उसका रिटर्न किया। ठीक है, और अगर आपको ये समझना है कि मतलब इसके कैसा डीपी बन रहा है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हम इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेसर देन एल जी तक, मतलब लॉग ऑफ एन तक आई प्लस प्लस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सी आउट ऑफ डीपी ऑफ आई एंड बी, है ना, ये हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि वो क्या बनेगा। यहाँ पे एंड है, तो एक पर्टिकुलर के लिए रन करके देखते करें, ये वाला हम इस वाले के लिए हम रन करके देख लेते हैं। तो इस वाले में क्या आएगा कि उसकी सारी मिनिमम वाली डीपीज बन जाएंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो, ये सब मुझे क्या दे रहा है, ये स्टेप 1 पे, है ना, स्टेप 1 पे, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 पे, है ना, उसकी मतलब ये वर्टेक्स पे है, ये लास्ट वाले वर्टेक्स पे है, ये सेकंड लास्ट वर्टेक्स पे है ना, सारे वर्टेक्स पे, ये टॉप वाले वर्टेक्स है, सारे टॉप वाले वर्टेक्स है, उसमें इतनी इतनी कॉस्ट लग रहा है ना। उसमें मिनिमम क्या है, इन सब में मिनिमम क्या है, 57, 57 हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम ऐसे प्रिंट करके उसको देख सकते हैं, है ना, और अगर हम ऐसे प्रिंट ना करके रन करें, हमारा 57 आंसर आ गया। तो लेट्स सी, तो हमारा 57 आंसर आ गया।
तो हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने डी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो हमने डी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने सी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने बी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड हमने ए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पहले से कर रखा है तो वेल एंड गुड है, और अगर कोई नया व्यूअर है वो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।